हुआ? आप क्यों जाग रहे हैं? तबीयत आपकी वैसी ठीक नहीं है, इस तरह से जागते रहे तो थकन होगी। अरे मैं ठीक हूँ, तो अपनी सुनाओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तो शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बुखार तो कल ही उतर गया था, खामखा परेशान हो रहे थे आप। सारा से कहो जरा अपनी माँ से और अपने नाना से नाश्ते वगैरह का पूछ ले और नाश्ता कराएं। वो बच्चियां तो अभी सो रही हैं। मजहर, पहले जो कुछ भी हुआ, रिश्ते में अभी भी आपके ससुर लगते हैं वो। आप क्यों नहीं पूछ रहे थे उनसे? नहीं, मेरा पूछना नहीं बनता। इस घर में मेहमान की हैसियत से आए तो जो मेहमानों के साथ इस घर में होता है बस इतना ही हुआ। तुम जानती तो हो, उस आदमी के सिर्फ एक झूठ की वजह से मेरी पूरी जिंदगी के मानी बदल गए, सब कुछ तब्दील हो गया। और तो और फरद को भी झूठा कह रहे थे और वो उन्हें झूठा बना रही हैं। मगर कभी आपने ये नहीं सोचा कि शख्स पे क्या बीती होगी जिसने अपनी बेटी की मौत की झूठी खबर आपको सुना दी? कोई बाप अपनी औलाद को, अपनी जिंदा औलाद को मुर्दा कैसे कह सकता? क्या मजबूरी रही होगी उनकी? कोई मजबूरी नहीं थी। वो शुरू से मेरी और शाजिया की शादी के खिलाफ थे। बस यही चाहते थे कि मैं और वो साथ न रहें, और क्या। शाजिया को इस घर से वापस भेजने वाला कौन था? आपने खुद ही कहा था ना मुझसे मजहर कि वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा, किसने क्या किया होगा जो वो ऐसे चली गई? आपने ही कहा था ना कि उस वक्त आपका एक्सीडेंट हुआ था और आप दोनों अस्पताल में थे। वहां क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या मजबूरी थी उनकी कि ऐसी कुर्बानी देने वाली औरत अपने शौहर को इस हालत में छोड़ के चली जाए? आपको पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ यही सवाल है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो मुझे हैरत यह है कि आपने कभी इस हवाले से सोचा क्यों नहीं है। मैं देखते। सवाल तो बहुत है सलमा, लेकिन क्या करूं, अपनी इस बहन से चाह कर भी नहीं पूछ सकता। अगर पूछ सकता तो जरूर पूछता कि जब वो शाजिया से मिली थी तो मुझे बेखबर क्यों रखा। बेहतर है कि वक्त खुद बता दे इस बात का सच, लेकिन इस वक्त ने भी तो बहुत वक्त लिया। 20 साल ले लिए मेरी जिंदगी के, 20 साल। मुझे समझ में नहीं आता मुनव्वर कि तुम्हारा मसला क्या है। मेरी कॉल उठाते हुए तुम्हें क्या हो जाता है? ऊपर से अपनी माँ की कॉल अटेंड करने के बाद भी तुम नहीं आए। यार मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, दोस्त ने सब अरेंजमेंट किए हुए थे, इसलिए नहीं उठा सकता था। तुम जैसे मर्जी वहाँ जाते, एटलीस्ट मेरी गाड़ी तो लेके नहीं जाते। थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है भरम के लिए। ये भरम छोड़ो और थोड़ी शर्म कर। मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी थी तो कैब करा लेती ना जाने के बहाने मुझ पर क्यों डाल दी हुई ये बात? और रही बात बिजनेस की, तो हाँ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त हेल्प कर रहे हैं मेरे बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए। और हाँ, इस दफा अपने घर जा रही हो तो अपने भाई से हिस्से की बात कर आ जाना। क्या मतलब तुम्हारा? कौन सा हिस्सा? टैक्सी, तुम कोई नन्ही काकी बच्ची तो नहीं हो। मामू की जायदाद में से जो तुम्हारा हिस्सा निकलता है, मैं उस हिस्से की बात कर रहा हूँ। कारोबार चलाने के लिए मुझे एक सर्टेन अमाउंट की जरूरत है। एक्सपेंड करना है कारोबार। आजकल कब तक चलेगा ये सब? ये लो अपनी गाड़ी की चाबी, और जो बातें मैंने तुम्हें बोली है ना, उन्हें अपने दिमाग में रखकर और वापसी पे अपना बैंक भर कर आना। क्या करूँ अब? अरे सॉरी। कोई बात नहीं। क्या हुआ अम्मी, आपको कोई काम है मुझसे? नहीं, कोई काम तो नहीं था। तुम अभी जागी हो? मुझे तो इस बात की हैरत हो रही है। वो इतने दिनों बाद अपने बेड में सोई थी ना, तो नींद बहुत अच्छी आ रही थी। वो ज़ारा कहाँ है? ज़ारा आई थी मेरे पास रात में कमरे में। वो मैंने उसे बोला कि मैं तो अपने बेड में ही सोऊंगी, तो अभी वो रक्षी के कमरे में। अच्छा चलो। मैंने बहुत याद किया आपको। चल झूठी, इतना याद किया कि मेरा एक दफा ख्याल भी नहीं आया तुम्हें। कोई कॉल नहीं की तुमने मुझे। करनी थी आपसे बात, लेकिन अगर मैं आपको कॉल करती ना तो ज़ारा मेरी जान ले लेती। एक सेकंड रुके। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ चाहिए? मैं देखती हूँ। ये देखिए। ये क्या है? देखिए, आपके लिए लेकर आई मैं। अच्छी है? बहुत प्यारी है। अच्छी लगी आपको? बहुत। ओ बेटा, अब तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारी माँ जिंदा है। मुझे भी तब पता चला था अम्मी कि मेरी माँ जिंदा है जब ज़ारा उनको लेने आई थी, वरना उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ,
तुम्हारी असली माँ आ गई है तो इस घर में मेरे लिए जगह तो। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मम्मा को भी बोल दिया कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ बेटा प्लीज, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे बाप के खिलाफ तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकी। हाँ तो ना लें आप स्टैंड, मुझे मसला नहीं है, मुझे बाबा का फैसला मंजूर है। बेटा ऐसे कैसे? तुम फरहत को अच्छी तरीके से जानती हो, उनका रवैया तो अभी तुम्हारे साथ ऐसा है तो शादी के बाद तो न जाने क्या करेंगी वो। तो मैंने फरहत पप्पू के साथ थोड़ी ना रहना है, मुझे तो आदिल के साथ रहना है। बेटियां कहाँ हैं मेरी? ढूंढ लो। ये घर तुम्हारे लिए नया तो नहीं है। ये घर नया नहीं है लेकिन घर के मकीन नए हैं। जब कोई अपनी जगह छोड़ दे तो उसे पुर करने के लिए कोई ना कोई तो आ ही जाता है। मैं ये नहीं चाहती थी। अपनी जगह पर रुके भी तो नहीं तुम। मुझे रोका भी नहीं गया था। किसने मना किया था तुम्हें? भाईजान वो डॉक्टर के पास जाना था, वो ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा। हाँ आ रहा है, अभी थोड़ी देर में बात हुई है मेरी, चली जाना। हाँ शाजिया, तुम यहाँ कैसे? मैं सारा और जारा को ढूंढ रही हूँ। अच्छा मैं ले चलती हूँ। नहीं, मुझे तुम कमरा बता दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो असल में मेरी पोर्शन में है, मैं ले चलती हूँ। मैंने कहा ना मुझे कमरा बता दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। थैंक यू। क्या हुआ? हाँ संभालो। क्या हुआ तुम्हें? हाँ शाजिया, इसे जरा रूम में ले जाओ, उसका आराम करेगा। चलो आराम से। बैठो शाजिया। देखो शाजिया, मैंने जो किया वो बहुत बुरा किया, मैं मानती हूँ अपनी गलती, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं बेवा कहाँ जाती, तुम्हारे सामने मेरे हाथ जोड़े, खुदा के वास्ते जो हुआ वो भूल जाओ। ठीक है, भूल जाती हूँ सब कुछ, लेकिन कैसे? तुम बताओ। 20 साल कैसे भूलूं मैं? देखो ना, तुम्हारी दोनों बेटियां तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ है। मैं तो यही सोचती हूँ कि इतना अरसा तुमने अपने शौहर के बगैर कैसे गुजारा होगा। मैं तो कहती हूँ अपने शौहर को वापस से अपना लो। शौहर? वो जिसने दूसरी शादी कर ली, वो शौहर? अरे सलमा, क्या बोलूं उसका, तो उसकी तो अम्मा हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी। अब देखो, औलाद भी ना दे सकी भाईजान को और बीवी का हक जता के बैठी हुई है। सच तो ये है कि पहली बीवी तो तुम हो, तुम्हारा हक बनता है, तो तुम ये हक हासिल करके ही रहना। और फिर क्या बताऊं तुम्हें, सारा को इन्हीं हाथों से मैंने पाला है। भाईजान तो उसे मेरी बहू बनाना चाहते हैं। मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मैं यहाँ रहूं या ना रहूं फरहत, लेकिन मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं होगी। और यहाँ मैं आई भी इसीलिए हूँ कि उसे मैं तुमसे बचा सकूं। चाहती तो मैं भी यही हूँ। मैं सारा की शादी आदिल से तो नहीं होने दूंगी। अभी कैसे होगा ये देखना है। क्या करियो तुम यहाँ? कुछ नहीं, मैं तो बस ये देखने आई थी कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से अब तुम। ठीक है, सही है, जा रही हूँ मैं। पापा आपको दर्द किस हाथ पे था? इस हाथ में चोट है, बहुत दर्द है। हाँ, लेकिन आर्म स्लिंग तो आपने राइट पे पहना था। तो काश पप्पू आपको आपके दर्द का खुद एहसास हो जाए और आप किसी और के सर पे ना डालें अपना दर्द, क्योंकि अक्सर दर्द सहने वाले ना काफी बेदर्द होके मिलते हैं। सारा, एक बात करनी थी। मेरा नाम इतना मुश्किल भी नहीं है आदिल कि तुम्हें इतना टाइम लग जाए याद करने में। सॉरी, मेरा मतलब ज़ारा था, मगर जरूरी बात करनी है तुमसे।
कहो। मैं मामू से बात करने जा रहा हूँ। किस बारे में? हमारे बारे में। बादल, पहले ये चीज तो सॉल्व होने दो, फिर इस बारे में बात करना ना। देखो, अगर ये मसला उसके साथ ही सॉल्व हो जाए बहुत अच्छा होगा। देर हो जाएगी। तुम समझो मैं क्या कह रही हूँ, प्लीज। तुम क्यों नहीं समझ सकती? मैं ये समझ सकता हूँ कि मोहब्बत में जान की कुर्बानी देते हैं, मोहब्बत की नहीं। क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तुम पसंद हो, इस बात से कोई नहीं रोक सकता मुझे। बादल प्लीज तुम। नहीं, अगर मेरी शादी होगी सिर्फ तुमसे होगी। सारे से तो तुम्हारी शादी ऑलरेडी तय हो गई है। और मेरा क्या? ज़ारा का, जिससे तुमने शादी के वादे किए थे और मोहब्बत के। I'm sorry हूँ, नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ। मोहब्बत में तो कंफ्यूज नहीं हो गए? नहीं, मैं बस होप करता हूँ कि मैं मामू के सामने कंफ्यूज ना हो जाऊँ। अच्छा जाओ, और मैं भी जाऊँ? हाँ, मुझे काम पे भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, ये इतना तकल्लुफ क्यों किया है? मैं तो बस थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ, वहां रास्ते में कर लेता कहीं नाश्ता। अरे ऐसे कैसे? अपनी खुशी से लेकर आई हूँ मैं, और मेहमान नवाजी के तकाजे के खिलाफ होता है कि कोई भी मेहमान बाहर से खाना खाए। प्लीज खा लीजिए। ठीक है बेटा, मगर मैं अकेला इतना नाश्ता कैसे कर सकता? नहीं, वो मैंने शाजिया के लिए भी बनाया था, वो शायद है नहीं। हाँ, वो शायद बच्चियों को देखने के लिए गई है, आती होगी। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? पूछो। वो सारा कब से राब्ते में है आप लोगों से? बेटा, सारा तो हमारे पास होते हुए भी हमें बहुत देर से मिली। हम सारा को ज़ारा समझते रहे और तुम लोग यहाँ पर ज़ारा को सारा समझते रहे। मैं नहीं जानती कि आप लोगों की मजर के बारे में क्या राय है, लेकिन मैं बहुत अरसे से उनके साथ हूं और मैं अच्छी तरीके से जानती हूं कि वो गुस्सा करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो कुछ और नहीं कर सकते। वो किसी की जान नहीं ले सकते। सारा से कभी इजहार उन्होंने नहीं किया ठीक तरीके से, लेकिन मोहब्बत करते हैं उससे, उसका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। जब भी वो फरहद की औलाद से उसकी शादी करना चाहते। फरहद से इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन आदिल बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि फरहद से इख्तिलाफ तुम्हें भी है। 100 बातों की एक बात, आपको तो याद ही होगा कि क्या हुआ था कुछ रोज पहले। वो आपको झुटला तो सकती है, लेकिन आपका सच नहीं छीन सकती। मुझे हैरत है कि मजहर जैसे आदमी को इतनी समझदार बीवी कैसे मिली। खाना प्लीज खा लीजिए। थैंक यू बेटा। आपको कोई काम था? जी नहीं। सारा का कमरा ऊपर है और ज़ारा का फरहद आपा के पोर्शन में। जी मुझे मालूम है, ये मेरा ही घर है, मुझे पता है कि कौन कहाँ है। अपना घर इस तरह से किसी के कहने पे छोड़ के नहीं जाया जाता। मैं आ गई हूँ वापस, और दूसरों से अपनी जगह खाली करवा भी सकती हूँ। एक्सक्यूज मी। तुम्हें देख के बहुत अफसोस हो रहा है सलमा बेगम। आपको अपना दुख महसूस नहीं हो रहा? आप अपना दर्द देखिए, मैं अपना दुख खुद ही देख लूंगी। सौतन आकर सर पे खड़ी हो गई, और इस बीबी के नखरे हैं कि खत्म ही नहीं होके दे रहे। तुम्हारे दिन तो शाजिया ने आकत पूरे कर दी हैं सलमा। अब तो ताबूत में आखिरी कीलें देखना कैसे लगती हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विकिरण, खतरे एवं संरक्षण। इसका परिचय। भौतिक शास्त्र की परिभाषा के अनुसार विकिरण एक ऐसी ऊर्जा है जो निर्वात में अर्थात किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकती है। ऊष्मा व प्रकाश विकिरण के कुछ उदाहरण हैं जो हमारी इंद्रियों द्वारा महसूस किए जा सकते हैं, पर एक्स
किरणों जैसे विकिरण हमारी इंद्रियों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि जहाँ दूसरी अन्य ऊर्जा द्वारा तुरंत दर्द की अनुभूति होती है, वहीं एक्स किरणों की अधिक मात्रा पर भी दर्द की अनुभूति नहीं होती है। यदि धूप से चमड़ी काफ़ी जल जाए तो कुछ ही घंटे में जलन का अनुभव होने लगता है, जबकि एक्स किरणों के उद्भास के बाद रोग के लक्षण दिखाई देने में कुछ हफ्ते से कई वर्ष लग सकते हैं। एक्स किरणों जैसी विकिरण में यह एक गुण है कि वो पदार्थ ये आयनीकरण अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक परमाणु अथवा अणु, जिन्हें आयन कहते हैं, पैदा करते हैं। अतः आगे से इन्हें आयनीकरण कारक विकिरण से संबोधित करेंगे, क्योंकि हानिकारक विकिरण की अनुभूति इंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती। अतः उनसे बचाव इसी प्रकार नहीं कर सकते जैसे उष्मा ऊर्जा से गर्म होने का आभास होने पर, अर्थात यदि कहीं अग्नि जल रही हो तो स्वयं ही उसके पास तक नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि पास जाने पर जलने का भय होगा। इसीलिए सन 1895 में रोजन द्वारा एक्स किरणों के आविष्कार के बाद शीघ्र ही हानिकारक विकिरण से क्षति का ज्ञान होने पर भी इसकी क्षति का मात्रात्मक अनुमान तब तक नहीं लगाया जा सका। तब तक संसूचकों डिटेक्टर्स का विकास नहीं हो गया। इसीलिए पदार्थ से इस विकिरण की अंतरक्रिया के गुणों के अध्ययन के बाद ही बचाव या संरक्षण के उपाय सोचे जा सके। 1898 में क्यूरी दंपति द्वारा रेडियम के आविष्कार के साथ ही हानिकारक विकिरण के दूसरे स्रोत भी उपलब्ध हो गए। रेडियम जैसे पदार्थ से धनात्मक हीलियम परमाणु, जिन्हें अल्फा कण कहते हैं, और उदासीन यानी आवेशहीन पर अधिक भेदन क्षमता के कारण, जिन्हें गामा किरण कहते हैं, उत्सर्जित होते हैं। गामा किरणें विद्युतीय चुंबकीय विकिरण का ही रूप है। एक्स किरण भी इसी प्रकार का विकिरण है। यदि ये किरणें एक्सरे मशीन से पैदा की जाए तो गामा किरणें की तुलना में कम शक्तिशाली होती है, पर यदि त्वरक से पैदा की जाए तो गामा किरणों से अधिक शक्तिशाली होती है। जहाँ एक्स किरणें शरीर पर केवल बाहर से ही पड़ सकती है, वहीं दूसरी किरणें शरीर के अंदर भी प्राप्त हो सकती है, यदि इनको उत्सर्जित करने वाले पदार्थ द्रव या पाउडर अवस्था में हो, क्योंकि ऐसी अवस्थाओं में वे मुंह अथवा घाव के जरिए हमारे शरीर पहुंच सकते हैं। हाँ, यदि विकिरण उत्सर्जक ठोस अर्थात बाधित अवस्था में हो तो एक्स किरणों की तरह शरीर के केवल बाहर से ही उदयभाषित कर सकते हैं। इस प्रकार एक्स किरणों का विकिरण के बाधित स्रोत बाहर से उद्भास दे सकते हैं और अबाधित स्रोत बाहरी एवं अनावृत दोनों उद्भास दे सकते हैं। विकिरण संरक्षण या सुरक्षा संतोषजनक है अथवा नहीं, इसको निश्चित करने के लिए विकिरण क्षति मूल्यांकन आवश्यक है। इस मूल्यांकन के बिना कुछ लोगों में जो विकिरण से डरते हैं, विकिरण स्तर सुरक्षित सीमा में होने पर भी घबराहट पैदा हो जाएगी, और कुछ लोग जो विकिरण के प्रति लापरवाह है, उच्च विकिरण क्षेत्र में भी बेधक चले आएंगे और उद्भूति हो जाएंगे। यहाँ यह स्पष्ट कर दे कि विकिरण उद्भास को शून्य कर देना असंभव है, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में लगातार दिन रात वायुमंडलीय किरणों से सुदूर अंतरिक्ष से हमारे पास आ रही हैं से उद्भासित होते रहते हैं, और इसके अलावा भवन निर्माण के लिए काम आने वाले पदार्थ, दूध, वायु और शरीर स्वयं से हमें विकिरण प्राप्त होता रहता है। इसके आंकड़े दिए गए यह जानने के लिए
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव शरीर की रचना। इसमें हम गाइस पढ़ने वाले हैं मानव शरीर की रचना का आधार अस्थियों का बना हुआ है। इनके बीच में जहाँ तहाँ उपस्थितियों के टुकड़े लगे हुए हैं। ये सब अस्थियाँ और उपस्थियाँ मिलकर अस्थि कंकाल कहलाती हैं। ये सब दोनों मिलकर अस्थि कंकाल कहलाती हैं। मानव शरीर में अस्थियाँ 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ अस्थियाँ ये आकार में लंबी होती हैं व इनके दोनों सिरे फैले होते हैं। प्रायः ये हाथ पांव की अस्थियाँ होती हैं। लघु अस्थियाँ मतलब छोटी अस्थियाँ, जैसा कि इनका नाम है, काफ़ी तरह के आकार प्रकार की होती है और हाथ पांव के शुरू के हिस्से में होती हैं। अंगुलास्थियाँ व अन्य चित्र सपाट या चपटी अस्थियाँ, जहाँ अस्थि कंकाल में नीचे की कोमल संरचनाओं की सुरक्षा या पेशियों के लगने के लिए विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता होती है। वहाँ अस्थियाँ चपटी होकर पट्टिकाओं या प्लेटों का रूप ले लेती हैं, जैसे कपाल में या स्कंद फलक में। कुछ अस्थियों के असम पृष्ठों पर कहीं उभार है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कोई प्रबंध निकलता हुआ है, इसलिए ये विषम या अनियमित अस्थियाँ कहलाती हैं। सीसेमोइड अस्थियाँ जोड़ के आसपास स्नायु में पाई जाती हैं। पटेला अस्थियों की संरचना अस्थि शरीर में सबसे कठोर संधि तंतु कनेक्टिव टिश्यू है। इसके मध्य में इनऑर्गेनिक साल्ट जमा रहते हैं। ये साल्ट ज़्यादातर सोडियम फास्फेट तथा मैग्नीशियम व कार्बोनेट भी होते हैं, जो कि अस्थि को मजबूती प्रदान करते हैं। अस्थि आवरण पेरिऑस्टियम अस्थि के बाहरी हिस्से को ढकता है, सिवाय जोड़ों के ऊपर। यहाँ पर इसे कारोटी, सिर के अस्थि कंकाल को कारोटी कहते हैं। इसमें 22 अस्थियाँ होती हैं, सिवाय मैंडिबल। निचले जबड़े के बाकी अस्थियों के बीच में गति नहीं हो सकती। ऊपर से देखने में कारोटी की रूपरेखा में भिन्नता पाई जाती है। कुछ में वह कुछ अंडाकार और कुछ में वृत्ताकार दिखती है। आर्टिक्यूलेट कार्टिलेज ढकती है। इन हिस्सों में रक्त वाहिका अस्थि आवरण में प्रवेश करके अस्थि के अंदर तक पहुंच जाती है। अस्थियों के अनुप्रस्थ काट को देखने से पता चलता है कि अस्थियाँ 2 प्रकार की होती हैं, कॉम्पैक्ट तथा स्पॉन्जी। कॉम्पैक्ट अस्थि को माइक्रोस्कोप में देखने पर उसमें सुचारू रूप का सिस्टम मिलता है, जिसे हैवसियन सिस्टम कहते हैं, जबकि स्पॉन्जी अस्थि में लेविला होती है। उनमें तथा उनके किनारों के बीच छिद्र तथा रंध्र बन जाते हैं, जिनमें होकर तंत्रिकाएँ तथा शिराएँ बाहर आती हैं और धमनियाँ कारोटी के भीतर जाती हैं। कारोटी के आधार पर दृष्टि देखने से कई महत्वपूर्ण अस्थि छिद्रों का पता चलता है। कारोटी का सामने तथा कुछ दूर तक ऊपर और पार्श्व का भाग ललाट स्थित
से बनता है। सिर का ऊपरी सामने का भाग इसकी के कारण ललाट कहलाता है। पीछे की ओर पार्श्विक का अस्थि इससे मिली हुई है। दोनों ललाट स्थिति से मिल जाती है। ललाट स्थिति और पार्श्विकाओं के